हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम 18 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे आज तक के सभी हरियाणा करंट अफेयर PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन नंबर पर हम जो PDF है वो आपको व्हाट्सअप के द्वारा भी भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निजी क्षेत्र से जुड़ा कौन सा अध्यादेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये लिया है 75% सीटें जो निजी क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने लागू की थी हरियाणा वासियों के लिए, वो वापस ले ली गई हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का आदेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से जुलाई में जारी विधेयक को वापस लेने की सिफारिश करते हुए सरकार ने अब विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। उद्योगों में 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए सदन की अगली बैठक में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह अध्यादेश वापस लेने की जानकारी दी है। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में सरकार ने अब 50,000 से कम वेतन वाले सभी पदों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है। इसके बाद है, किस JJP यानी कि जजपा विधायक ने हाल ही में मिले चेयरमैन पद को अस्वीकार कर दिया है। तो ये किया गया है जोगीराम सिहाग के द्वारा। तो यहाँ पर मैं इनकी फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ, यही हैं जोगीराम सिहाग। बरवाला से जननायक जनता दल विधायक जोगीराम सिहाग ने हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जोगीराम सिहाग ने कारण पूछे जाने पर कहा कि वो किसानों को लेकर पारित किए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। वे 3 कृषि कानूनों को किसी भी तरह से किसान के हित में नहीं मानते हैं। ऐसे में मैं यह पद ग्रहण नहीं करूँगा। जोगीराम सिहाग ने इस कदम के उठाने से दुष्यंत चौटाला के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इससे पहले नारनौद के विधायक रामकुमार गौतम भी दुष्यंत की बगावत कर चुके हैं। तो वहीं टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली भी दुष्यंत चौटाला को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इसके बाद है, हरियाणा में पहले सीरो सर्वे में 8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। अब एक बार फिर से सीरो सर्वे कब करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाएगा 19 और 20 अक्टूबर को। हरियाणा में एक बार फिर से सीरो सर्वे करवाया जाएगा। यह सर्वे 19 और 20 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रत्येक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 720 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। पहले सीरो सर्वे में 8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। हरियाणा में इससे पहले हुए सीरो सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। हरियाणा के हर जिले में 850 लोगों के रैंडमली सैंपल लिए गए थे। सभी जिलों में शहरी क्षेत्र के 350 और ग्रामीण क्षेत्र के 500 लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। तो ये सीरो सर्वे क्या होता है, इसके बारे में हम एक बार फिर से जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो स्टूडेंट कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी वीडियो स्टार्ट की है उन्हें मैं बता देता हूँ कि सीरो सर्वे, दरअसल सीरो सर्वे से यह पता चलता है कि यह मदद मिलती है कि किस अनुपात में आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। सीरो सर्वे में किसी क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के सीरम की जांच की जाती है। लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के एंटीबॉडी मौजूद हैं या फिर नहीं है, इसका पता भी इस सीरो सर्वे से लग जाता है। साथ ही इसकी भी जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति कब संक्रमित हुआ और कब वह ठीक हो गया। हरियाणा में सीरो सर्वे के तहत क्लस्टर बनाकर घर घर जाकर लोगों के सैंपल लिए गए हैं। सेंट्रल सर्वर के तहत टीमों पर पूरी नज़र रखी गई कि कौन सी टीम कहां पर गई और किसके सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 सीरो सर्वे मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। इसके बाद है, गृह मंत्री अनिल विज ने किस जिले में स्थानीय नई कोविड-19 ओमिक, जिसे मॉलिक्यूलर भी कहा जाता है, इस प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है।
तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है पानीपत में। अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अब सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब की संख्या में एक और वृद्धि हो गई है, जिससे प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्टों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों में इस प्रकार की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत शीघ्र ही यमुनानगर तथा भिवानी में भी ऐसी लैब स्थापित की जाएंगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने NHM हरियाणा नामक मासिक पत्रिका भी अनावरण किया है। यह पत्रिका स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए जाने वाले कदमों, विभाग की गतिविधियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगी। उन्होंने कहा है कि विभाग की पत्रिकाएं लोगों तथा सरकार के मध्य एक सेतु का काम करती हैं, जिससे जनता की समस्याओं का हल निकालने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक तथा करनाल में प्लाज्मा बैंक भी चल रहे हैं। इसके बाद है नीट रिजल्ट में ट्राई सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले और ऑल इंडिया रैंक में 15वां स्थान हासिल करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरकीरत सिंह। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही हैं गुरकीरत सिंह। ट्राई सिटी में सेंट पीटर्स स्कूल सेक्टर 37 से 12वीं कर चुके गुरमीत सिंह ने 710 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया है और वह ट्राई सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। ब्रिटिश स्कूल मोहाली के नवजोत सिंह ने 691 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया 221 रैंक लिया है और वह ट्राई सिटी में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। सेंट पीटर्स स्कूल सेक्टर 37 की मारिया मैथ्यू ने 690 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया 254 रैंक लिया है और वह ट्राई सिटी में थर्ड पोजीशन पर रही हैं। तो इनके बारे में आपको बता देता हूं कि इस साल नीट परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने जो टॉप किया है और शोएब ने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक पाकर इतिहास रच दिया है। शोएब ने इसके अलावा दूसरा इतिहास ओडिशा में पहली बार नीट टॉपर बनकर भी रचा था। तो ये हरियाणा के अंदर दूसरी बार यहाँ टॉपर बन रहे हैं, पहली बार इन्होंने उड़ीसा में टॉपर ये बने थे। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस समारोह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 9 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में क्लीन टू ग्रीन ने जिम्मेदारी ई कचरा निपटान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के निदेशक व वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप चटर्जी ने ई कचरे में मौजूद विषाक्त धातुओं के खतरों पर जोर देते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस पर हमें जिम्मेदार नागरिकों के रूप में ई कचरे के गैर जिम्मेदाराना निपटान के खतरों के बारे में शिक्षित होने का संकल्प लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में सोना, चांदी, तांबा, पेडेलियम आदि जैसी धातु के साथ साथ सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम और ब्रोमिनेट प्लास्टिक्स भी होते हैं, जो कि बेहद ही विषैले होते हैं। उन्होंने कहा है कि बढ़ती सर्कुलर इकोनॉमी की उपलब्धि के लिए ध्वनि सशक्त ई कचरा प्रबंधन प्रथाएं आवश्यक हैं, लेकिन इसके लिए भारत में प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि करीब 95% ई कचरा अभी भी देश में अनौपचारिक और असंगठित रूप से ट्रीट होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद है हरियाणा में किन इकाइयों को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने इसके निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है MSME मंत्रालय को। तो इसके अंदर लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम ये सभी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास एवं गठन के लिए नई MSME निदेशालय बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सीएम ने कहा है कि विशेष रूप से देश एवं सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास और बड़ी संख्या में नौकरियों के सृजन की क्षमता के कारण MSME क्षेत्र को विकास स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है। हरियाणा ने पिछले वर्षों में राज्य में समग्र MSME पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के मद्देनज़र राज्य में MSME को मजबूत करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में एक अलग निदेशालय गठित किया जाएगा, ताकि MSME के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। MSME निदेशालय राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, पावरलूम आदि के समग्र विकास के लिए
नीतियों की योजना बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। निदेशालय एमएसएमई को साख, सामान्य सुविधाएं, टूल रूम इत्यादि के लिए मदद करेगा। यह आबकारी एवं कराधान विभाग की बजाय ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के कार्य का प्रबंध भी करेगा। तो यहाँ पर एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इसकी स्थापना सन 2007 के अंदर की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना आतिश कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रदेश में आरटीओ के पद को खत्म करके किस पद की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है डीटीओ। तो यहाँ पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधक, आबकारी एवं कराधान और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में सुधारों के बाद अब प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, जिसे शॉर्ट में आरटीए बोला जाता है, इसके पद खत्म कर सभी जिलों में जिला परिवहन अधिकारी, जिसे शॉर्ट में डीटीओ बोला जाता है, ये लगाए जाएंगे। आईएएस और एचसीएस अफसरों के साथ ही आईपीएस और एचपीएस या फिर दूसरे महकमों के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को इन पदों पर तैनात किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2005 तक जिला परिवहन अधिकारी होते थे, जिनकी जगह तत्कालिक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तब 4-5 जिलों पर एक आरटीए होता था। आरटीए कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों के बाद मनोहर लाल ने पहली पारी में सभी आरटीए सचिवों को हटाकर अतिरिक्त उपायुक्तों को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायतें कम नहीं हुई, तो अब अतिरिक्त उपायुक्तों की जगह पूर्णकालिक डीटीओ लगाने का फैसला लिया गया है। स्थानीय इकाइयों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही स्वतंत्र रूप से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओ तथा जिला परिषद आयुक्तों डीएमसी की नियुक्तियां कर चुकी है। शहरों में वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी भी अब डीटीओ की ही होगी। स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर डीटीओ ट्रांसपोर्ट नगर सहित पूरे शहर में पार्किंग की समस्या का हल भी निकालेंगे। प्रदेश में करीब 1.25 लाख कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी शिकायतों को निपटाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। आरटीए कार्यालयों में दलालों का नेटवर्क तोड़ने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में करीब 250 दलालों की सूची तैयार की गई है, जिनकी सूची नवनियुक्त डीटीओ को दी जाएंगी। आरटीए ऑफिस के बाहर भी यह सूची चस्पा रहेगी ताकि कार्यालयों में उनकी एंट्री न हो सके। प्रदेश में कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर, बिचौलिए और दफ्तर के कर्मचारी शामिल होते हैं। छापामारी के लिए टीमें निकलने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों पर सूचनाएं वायरल हो जाती हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी सरकार कड़ी नज़र रखेगी। इसके बाद है, हाल ही में नारनौल हलके से इनेलो की किस पूर्व विधायक का 61 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है सरोज मौर्य का। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही हैं सरोज मौर्य। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना एक रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों का। तो आपको पता ही है कैसे आपको ये रिवीजन करने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले प्रश्न बोल देता हूँ और उससे पहले ही आपको अपना आंसर सोच लेना है। तो पहला प्रश्न है, निजी क्षेत्र से जुड़ा कौन सा अध्यादेश हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है? तो ये ले लिया है 75% जो सीटें निजीकरण में हरियाणा वासियों के लिए जोड़ी गई थी, वो अध्यादेश वापस ले लिया गया है। इसके बाद है, किस जजपा विधायक ने हाल ही में मिले चेयरमैन पद को अस्वीकार कर दिया है? तो ये कर दिया है जोगीराम सिहाग ने। इसके बाद है, हरियाणा में पहले सीरो सर्वे में 8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी, अब एक बार फिर से सीरो सर्वे कब करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा 19 और 20 अक्टूबर को। गृह मंत्री अनिल विज ने किस जिले में स्थापित नई कोविड-19 ओमिक्स प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पानीपत में। इसके बाद है, नीट रिजल्ट्स में ट्राई सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले और ऑल इंडिया रैंक में 15वां स्थान हासिल करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरप्रीत सिंह।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस समारोह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये किया गया 9 से 14 अक्टूबर 2020 के दौरान। हरियाणा में किन इकाइयों को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने इसके निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है MSME के गठन को मंजूरी, जिसके अंदर लघु कुटीर मध्यम उपक्रम ये सभी उद्योग शामिल हैं। इसके बाद है प्रदेश में RTO के पद को खत्म करके किस पद की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है DTO को मंजूरी। इसके बाद है हाल ही में नारनौल हलके से इनेलो की किस पूर्व विधायक का 61 वर्ष की उम्र में हृदय गति के कारण निधन हो गया है? तो ये हुआ है सरोज मोर का। तो चलिए दोस्तों, हमारा रीजन भी यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सोनीपत, ए इसका राइट ऑप्शन है। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सोनीपत को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा। सोनीपत में हॉकी को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिससे कभी भी किसी भी खिलाड़ी को कोई परेशानी हो। जिले में नए एस्ट्रोटर्फ से लेकर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। नशे के साथ प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं को लेकर भी खिलाड़ियों को जागरूक किया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ऐप से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पेपरों में पूछा जाता है। और मैं आपको एक ताज़ा खबर बता देता हूं कि अभी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है। तो जल्दी ही वैकेंसियाँ भी निकल सकती हैं। तो करंट अफेयर अगर आप नहीं दोहरा रहे हैं रेगुलरली तो आप दोहराना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको इसका जवाब हमें देना है कमेंट बॉक्स में। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।